हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक का कौन सा दुष्प्रभाव अपाव शोषण संलक्षण का कारण बन सकता है? ये बन सकता है आंत की सामान्य फ्लोरा बदलती है। जो एंटीबायोटिक होती है उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि जो आंत की सामान्य फ्लोरा है वो बदलती है, जो कि अपाव शोषण संलक्षण का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए। जेम्स वॉट भाप का इंजन, एलजी बेल टेलीफोन, जेएल बेर टेलीविजन, जे पार्किंसन पेनिसिलिन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जे पार्किंसन पेनिसिलिन। जे पार्किंसन ने पेनिसिलिन की खोज नहीं की थी। पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1928 में की थी। 1928 में पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और जो पेनिसिलिन है इसकी जो उत्पत्ति हुई थी या इसका जो विकास हुआ था वो किससे हुआ था? वो हुआ था फंजाई से। तो फंजाई से इसका विकास हुआ था। बाकी तीनों ऑप्शन ठीक है। जेम्स वॉट ने भाप के इंजन की खोज की थी, एलजी बेल ने टेलीफोन की खोज की थी, जेएल बेयर ने टेलीविजन की खोज की थी और पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है जब हमारी त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ती है? तो कौन सा विटामिन होता है? तो ये होता है विटामिन डी। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है, क्योंकि बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी सारे क्या हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जो विटामिन डी है ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। नेक्स्ट है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में जो विटामिन मिलता है वो मिलता है विटामिन सी। विटामिन सी टमाटर में मिलता है। इसके अतिरिक्त जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू, संतरा, केला, आंवला, इनमें भी क्या है? विटामिन सी मिलता है। नाशपाती में भी विटामिन सी होता है। अंगूर, तरबूज, अनानास, यहाँ तक कि अमरूद में भी हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। ऑपरेशन के बाद जब ऊतकों का प्रोडक्शन होता है तो उसमें विटामिन सी जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये ऊतकों के प्रोडक्शन में। वहीं जो हमारे शरीर में कोलेजन नामक जो प्रोटीन होता है उसके निर्माण में भी जो विटामिन सी है वो बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है और हमारे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। क्योंकि जो कोलेजन नामक प्रोटीन है तो वो क्या करता है? जो हमारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसको आपस में बांधे रखता है और इसका जो निर्माण होता है वो विटामिन सी के कारण ही होता है। तो टमाटर में कौन सा पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट है, मलेरिया किसके कारण होता है? जो मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है? तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। जो प्लाज्मोडियम है ये प्रोटोजोआ परजीवी का क्या है? एक गण है। अगर आपसे पूछा जाए किसका गण है यानी किस वंश का है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ परजीवी का क्या है? गण है। और ये क्या है? ये बहुत ही भयंकर रोग है। इसमें क्या होता है? सब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं बॉडी के अंदर। मलेरिया जब फैलता ही चला जाता है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है जो किसके कारण होता है? जो हेपेटाइटिस है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण, विषाणु के कारण ये होता है। कौन सा विषाणु होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस, जिसके कारण हमें हेपेटाइटिस होता है। और इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है कि जी का मिचलाना, पेट में दर्द हो जाता है, थकान होने लगती है। पीलिया भी जो होता है वो हेपेटाइटिस के का ही एक लक्षण है और ये वायरस के कारण ही फैलता है। नेक्स्ट है, मेनिंजाइटिस उत्पन्न होता है। जो मेनिंजाइटिस उत्पन्न होता है वो किससे होता है? तो ये होता है मेनिंजोकस द्वारा मेनिंजाइटिस उत्पन्न होता है। ये किसको प्रभावित करता है? ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगर पूछा जाए किसको प्रभावित करता है तो ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है मेनिंजाइटिस।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। तो कौन सा रोग है इनमें से जो विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये है चेचक। चेचक जो है वो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। विषाणु का नाम क्या है? वेरियोला। वेरियोला वेरियोला विषाणु के कारण चेचक फैलता है। वहीं हम बात करें हैजा की और ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये किसके द्वारा फैलते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट है खसरा और रूबेला द्वारा होता है। तो जो खसरा होता है वो किसके द्वारा होता है? ये होता है विषाणु के द्वारा। खसरा और रूबेला भी किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा ही होता है। और इसमें क्या होता है कि जो इस रोग से संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनकी लार के संपर्क में आने से ये रोग दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। और जो खसरा और रूबेला होते हैं वो रूबेला नामक विषाणु के द्वारा फैलता है। विषाणु पूछा जाए किस विषाणु के द्वारा फैलता है, तो रूबेला विषाणु के द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट है सिकेल सेल एनीमिया की क्या कारण है। तो सिकेल सेल जो अमीनिया है इसका क्या कारण है? इसका है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के द्वारा ये रोग फैलता है। इसमें क्या है? सिकल सेल जो रोग होता है ये रक्त में क्या आ जाता है? विकार आ जाते हैं और उसके द्वारा ये फैलता है। आमतौर पर इसे हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी रोग है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति को उसके माता पिता से विरासत के तौर पर मिलता है। इसे हम आनुवांशिक रोग भी कह सकते हैं। अगर किसी के माता पिता में ये रोग है तो वो बच्चों में भी आ जाता है। और इसकी जो समस्याएं आमतौर पर देखने को हमें मिल जाती हैं वो 5-6 महीने की उम्र में ही देखने को मिल जाती हैं। इससे क्या होता है? इससे हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे ही इसका पेन क्या हो जाता है? बढ़ता चला जाता है। तो सिकेल सेल्स एनीमिया किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है गाइटर रोग के कारण हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो गाइटर के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गाइटर रोग के कारण प्रभावित होती है। इसे घेंगा रोग भी कहा जाता है। जबकि जो यकृत होता है वो पीलिया से प्रभावित होता है। फेफड़े जो हैं वो अस्थमा रोग से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो जो हाइड्रोफोबिया है वो किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है कुत्ते की काटने से। जब पागल कुत्ता किसी को काट लेता है तो उससे हाइड्रोफोबिया रोग फैलता है। ये एक विषाणु जनित रोग है। आपसे पूछे किससे है, तो विषाणु जनित या क्या है? एक रोग है। वहीं हम अगर बात करें चूहे के काटने से, चूहे और बिल्ली के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो ये फैलता है रेबीज। वही सांप अगर काट जाए तो उससे क्या होता है? जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनकी क्या होने लगती है? कम संख्या बनने लगती है, उनकी क्षति होने लगती है सांप के काटने से। तो हाइड्रोफोबिया किसके काटने से फैलता है? ये भी फैलता है कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अल्टीट्यूड सिकनेस का एक लक्षण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो अल्टीट्यूड सिकनेस का लक्षण नहीं है? ये है डायरिया। डायरिया। बाकी मितली, हृदय की धड़कन और थकान ये सब किसके लक्षण हैं? ये हैं अल्टी सिकनेस के लक्षण। जबकि डायरिया के कारण क्या होता है? पेट में ऐंठन होने लगती है, सूजन आ जाती है, उल्टी आती है। ये सब किसके कारण है? ये हैं डायरिया के कारण। नेक्स्ट है निपा विषाणु मनुष्य में द्वारा फैलता है। जो निपा विषाणु है मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है सूअर के द्वारा। ये सूअर के द्वारा मनुष्य में फैलता है। और इसका जो वायरस है, वायरस का नाम है, उसका नाम है टेरोपस जीन्स। और ये सबसे पहले टेरोपस जीन्स जो मिला था वो चमगादड़ में मिला था। सबसे पहले किस में मिला था? चमगादड़ में। उसके बाद इसे देखा गया था किसमें? सूअर में। वहीं अगर हम इस बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया में किस नाम से मिला था? सबसे पहले NIV एम नाम दिया गया था इसे जब ये मलेशिया में पाया गया था। वहीं NIV नाम दिया गया था जब ये बांग्लादेश में पाया था निपा विषाणु। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम सेल्यूलोज का स्तर कम करता है। तो कौन सा है जो सेल्यूलोज का क्या है? स्तर कम करता है? ये करता है सेल्यूलेज। सेल्यूलेज जो है उसके कारण क्या होता है कि इसका स्तर कम हो जाता है। नेक्स्ट है डरावनी स्थितियां
में जीवों में स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। जब डरावनी स्थितियां होती है, मान लो अचानक से कोई डर जाए, तो उसमें कौन सा है जो जल्दी से एक्टिव हो जाता है, तो कौन सा है, वो है एड्रिनल। एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो एकदम से एक्टिव हो जाती है, इसलिए इसे डरावना ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मुर्गों में प्रजनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल जो है वो मुर्गों में प्रजनन के चक्रीय परिवर्तन कहलाते हैं। कौन से? स्ट्रेस साइकिल। नेक्स्ट है, जीरो फतालीमिया को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो ये है विटामिन ए। विटामिन ए आवश्यक है जीरो फतालीमिया को रोकने के लिए। ये एक नेत्र से, आँखों से संबंधित रोग है। इसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी हो जाती है और इसमें जो हमारे आँख में जो आंसू की जो नलिकाएं होती हैं छोटी छोटी, उनमें क्या हो जाता है, वो सूख जाती हैं और इससे क्या होता है, इससे आगे जाकर रतौंधी नामक रोग भी हो सकता है जीरो फतालीमिया की वजह से। इसमें क्या है, विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जो कि हमारे आँख के अंदर जो कॉर्निया होती है उसे ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड। जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो विटामिन बी का सदस्य नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वही विटामिन सी है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन बी1 का, अगर विटामिन बी1 की हम बात करें तो उसका नाम क्या है, थायमीन है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। वही राइबोफ्लाविन जो है, राइबोफ्लाविन विटामिन बी2 का नाम है। विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लाविन है और इसकी जो कमी होती है उससे हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या होता है, वो प्रभावित होता है विटामिन बी2 की कमी से। वही हम अगर बात करें फॉलिक एसिड की, जो फॉलिक एसिड है ये विटामिन बी9 का नाम है। विटामिन बी9 का नाम है फॉलिक एसिड और इससे क्या होता है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो प्रभावित होता है अगर इसकी कमी हो जाए तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का सदस्य है। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक किसके द्वारा दिया गया था। जो पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था अर्नोल्ड और स्टाउट के कारण। अर्नोल्ड स्टाउट के कारण इसे 1939 में ये दिया गया था और इसमें इन्होंने जो पौधे हैं उनके पोषक तत्वों के लिए 16 तत्वों को क्या बताया था, महत्वपूर्ण बताया था। नेक्स्ट है, ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है। जो ऑस्टियोलॉजी है वो किसका अध्ययन है, तो ये है हड्डियों का जो अध्ययन है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। जो ऑस्टियोपैथी है उसके जो डेवलपर थे वो थे एंड्रयू टेलर रिटल अमेरिकी थे और इन्होंने ही इसका क्या किया था, विकास किया था किसका, ऑस्टियोलॉजी अध्ययन का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का समृद्ध रूप है, तो कौन सा है समृद्ध रूप, वो है अंडा। अंडे में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। वहीं विटामिन की आविष्कार की हम खोज करें तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था फंक ने किया था विटामिन का आविष्कार। और विटामिन ए किस में मिलता है, ये मिलता है अंडे में। वहीं विटामिन सी की बात करें तो संतरे में क्या मिलता है, विटामिन सी संतरे में पाया जाता है। विटामिन जो ए है वो अंडे में, अंडे के अतिरिक्त जो मिलता है गाजर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आम, पपीता, एक ब्रोकोली होती है, मछली में भी क्या है, विटामिन ए ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, गाजर बीटा कैरोटीन का स्रोत है जो कि हमारे शरीर में विटामिन डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो गाजर बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन इससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो इससे मिलता है हमें विटामिन ए। जो विटामिन ए है गाजर बीटा कैरोटीन, इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का मुख्य संघटक क्या है। जो हीमोग्लोबिन है उसका जो मुख्य संघटक है वो है लोहो क्या है, लोहो इसका मुख्य संघटक है।